हेलो बेटा। टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 है आज का। अब तक हम लोगों ने ये देखा था कि फ्रिक्शंस के लिए एक ओल्ड थ्योरी थी जिसका ये कहना था कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो न्यू थ्योरी थी उन्होंने ये साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि जो फ्रिक्शंस है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। सेकेंडली, जो ओल्ड थ्योरी थी उसका ये कहना था कि यदि हम लोग सरफेस को जितना स्मूथ बनाते जाएंगे तो फ्रिक्शंस की वैल्यू जो है वो उतनी डिक्रीज होती जाएगी। बट न्यू थ्योरी का जो ने ये प्रूव कर दिया कि फ्रिक्शंस रिड्यूस ज़रूर होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होने से फ्रिक्शंस की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ जाती है। जो ओल्ड थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शंस था वो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जो न्यू थ्योरी है उन्होंने ये बताया कि जो फ्रिक्शंस की वैल्यू है वो इसलिए ज़्यादा और कम होती क्योंकि उनके बीच में जब आपस में दो सरफेसिस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करता है, एटॉमिक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जनरेट होता है। ओके, तो अब तक जो हम लोग दो प्रकार के फ्रिक्शंस समझ चुके हैं। एक होता है हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शंस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, और दूसरा होता है हमारे पास में डायनामिक फ्रिक्शंस, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। तो जनरली फ्रिक्शंस की हम तीन टाइप पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस, और तीसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शंस। वन बाय वन हम लोग इनके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शंस है उसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास में डायनामिक फ्रिक्शंस, ठीक है, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शंस को हम लोग दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक है डायनामिक फ्रिक्शन उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में और बांटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग फ्रिक्शंस। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक मास होगा, लेट मी से दैट m। जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और वो फोर्स जो है वो क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक रिएक्शन बनाएगा, उस रिएक्शन का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है mg। उसी प्रकार से हम लोग ये जानते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है, एंड इट शुड बी एक्शन रिएक्शन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यदि mg हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इस mg को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा जो कि उस mg से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आर जो है ये एक रिएक्शन फोर्स है जो कि mg के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो नाउ आर इज इक्वल टू एम जी हमारे पास में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। ऑब्जेक्ट जो स्टेबल कंडीशन में है। नाउ वी स्टार्ट टू अप्लाई ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये देखते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा है तो हमारे पास में यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी बन चुकी है, 1 न्यूटन। दूसरा, मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन का फोर्स जो है उसको बढ़ा के 2 न्यूटन का फोर्स कर दिया गया, तो मैं ये देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं करता, तो इस दैट मीन्स द फ्रिक्शंस वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अप टू द 2 न्यूटन। मैंने 5 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कर दिया, तो हम लोग ये देखते हैं फ्रिक्शन वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्टेड एंड इट इज रीचेज टू द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन। तो द सिचुएशन व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स द फ्रिक्शन वैल्यू इज ऑल्सो अपडेटेड। मतलब कि जब हमारे पास में फोर्स ऑफ अप्लाई एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट इज द सिचुएशन, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर रहेंगे दैट मीन्स द सिचुएशन इज बॉडी डज नॉट मूव। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी मूव नहीं करती है तो इस प्रकार का जो फ्रिक्शंस होता है उस फ्रिक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। द अपोजिंग फोर्स
comes or act when one body tends to move over the surface of another body। जब एक बॉडी मूव होने की कोशिश करती है तो किसके ऊपर मूव होगी? तो आंसर है ये हमारे पास में एक सरफेस है और ये हमारे पास में बॉडी का दूसरा सरफेस है। तो जब एक बॉडी का सरफेस दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव होने की कोशिश करता है लेकिन मूव नहीं हो पाता, उस सिचुएशन में जो हमारे पास में फ्रिक्शंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट टू बी स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ऑटो एडजस्टेड फ्रिक्शंस है, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का हो गया था। जब हम लोगों ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन फोर्स वो भी हमारे पास में 2 न्यूटन का हो गया था। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑटो एडजस्टेड फोर्स। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड थिंग, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑटो एडजस्टेड होने के साथ साथ एक सिचुएशन हमेशा और याद रखिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शंस होगा, स्टैटिक फ्रिक्शंस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहेगा और अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बराबर रहेगा। यदि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शंस हमारे पास में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इन स्टैटिक फ्रिक्शंस द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि एक बॉडी थी, मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया और फोर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास में है 1 न्यूटन। तो इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब फोर्स में लगा रहा हूँ इस बॉडी के इस डायरेक्शंस में, तो इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स काम करेगा, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन। इस फोर्स को मैंने बढ़ा दिया 2 न्यूटन, अब ये भी हो गया 2 न्यूटन। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक लिमिट तक ही ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हमारा फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। हम लोगों ने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन की फोर्स 1 न्यूटन हो गया। हम लोगों ने 2 न्यूटन किया, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन हो गया। हम लोगों ने 5 न्यूटन किया, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन हो गया। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी एक लिमिट है, लेकिन हमारे द्वारा अप्लाइड किया गया जो फोर्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम लोग 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन लगा सकते हैं। तो मान लीजिए जब हम लोगों ने 5 न्यूटन लगाया उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स था वो भी 5 न्यूटन था, ऑब्जेक्ट जो था वो स्टैटिक फ्रिक्शंस की कंडीशन में था। अभी हम लोग 6 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो जब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मैं 6 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूविंग। ठीक है, तो 5 न्यूटन जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शंस की वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी या वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टैटिक कंडीशन में वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे जस्ट पहले ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट में था, लेकिन लिटिल बिट फोर्स चेंज करने से ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाएगा। तो वो सिचुएशन जब रेस्ट और मोशन के बीच की सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट कुड बी इन रेस्ट पोजिशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में रह सकता था लेकिन उसके बाद में क्या आ जाएगा, मोशन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो इट इज द maximum opposing force means friction force that apply on a moving body when one body just verge means on moving over the surface of other body is known as the limiting friction। that means वो लिमिट, ठीक है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूविंग लेकिन उससे पहले रुका रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब 1 2 3 4 5 न्यूटन तक का फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट के 5 न्यूटन के फोर्स लगाने तक था स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स जैसे ही बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने किया 5.3 तो ऑब्जेक्ट जो है मूव होना शुरू हो गया। लेकिन 5.2 तक क्या था, 5.2 न्यूटन तक था ऑब्जेक्ट था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 5.2 जो सिचुएशन थी वो स्टैटिक की थी, 5.3 क्या हो जाएगी हमारे पास में, उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो जो 5.2 है वो हो जाएगी उसकी एक लिमिटिंग
फ्रिक्शंस। लेकिन 5.3 जो वैल्यू है उसमें ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शंस या डायनामिक फ्रिक्शंस। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ऊपर लगाया गया जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। ओके, लेकिन क्या यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ख़त्म हो गया है? तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे द्वारा अप्लाइड किया गया जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूविंग, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज नोन एज द काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शंस। ओके, एक ग्राफ की बात हम लोग बात करते हैं कि एक वाई एक्सिस पे हम लोगों ने इंडिकेट किया फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने इंडिकेट किया अप्लाइड फोर्स को। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे फोर्स मैं अप्लाइड करता जाता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो है जीरो, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो है और अप्लाइड फोर्स भी जीरो। एज द फ्रिक्शन as the value of the applied force is going to be increased, so what we can see that the force of friction is also increases। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दिखाती है, ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने देखा था कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन का हो गया था। जब मैंने इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का हो गया था। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मेरे पास में बढ़ता जाता है। और इसलिए ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? लीनियर रिलेशनशिप, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाली जो कैप बनी हुई है, ये कैप ये इंडिकेट करती है कि ये हमारे पास में लिमिटिंग फ्रिक्शंस है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ए लिमिटिंग frictions। in this situation object will have maximum frictions। लेकिन यदि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद भी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शंस में आ जाएगा और मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस है उसकी वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शंस है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शंस के कंपैरिजन में कम है। ऐसा क्यों? तो बेटा इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके आपस में मॉलिक्यूल जो हो ऐसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए। तो अभी ये दोनों के दोनों सरफेसिस के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के अंदर फिक्स है। किस कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। लेकिन अभी ये फिक्स है, मतलब कि अभी इनको यहाँ से, मतलब इनकी इनर्शिया तोड़ के इनको मूव कराना चाहते हैं तो वी नीड सम एक्स्ट्रा फोर्स। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन को छोड़ के, मान लीजिए ये हमारे पास में एक सरफेस है और जब इसी सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा मूव करता हुआ, तो ये जो इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग अच्छे तरीके से बनी हुई थी, वहीं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होगा तो इंटरलॉकिंग का जो काम होगा वो उसको इंटरलॉकिंग होने में कम टाइम लगेगा, उसको इंटरलॉकिंग होने में कम टाइम लगेगा। तो जो ये एडजस्टमेंट है एक एटम का दूसरे एटम के अंदर कंप्लीटली हो जाना, ये हमारे पास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स द टाइम टेकन of interlocking in this situation, static situation, is more the time taken to doing the interlocking in this arrangement means motion arrangement, the time taken will be less। इसमें कम समय लगेगा। जब कम समय लगेगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? हमारे पास में कम हो जाएगा, क्योंकि उतना इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिलेगा। और इंटरलॉकिंग ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जबकि हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, ओके। अब जो ये काइनेटिक फ्रिक्शंस और डायनामिक फ्रिक्शंस है इसको हम लोगों ने दो भागों में और बांटा हुआ है।
एक भाग हमारे पास में स्लाइडिंग फ्रिक्शंस और दूसरा हमारे पास में रोलिंग फ्रिक्शंस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब एक वो सिचुएशन जब एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करना शुरू कर दे। स्लाइड करना मतलब फिसलना शुरू कर दे। तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। तो द अपोजिंग फोर्स विल एक्ट when one body is actually sliding over the surface of other body is called sliding frictions। जैसे कि एक बुक जो है, ये मेरे पास में एक बुक है, तो इस बुक का ये मेरे पास में एक सरफेस है और इस कॉपी का ये मेरे पास में एक सरफेस है। तो जब मैं इस नोटबुक को नीचे वाली कॉपी के ऊपर ऐसा स्लाइड कराऊंगा, ऐसा स्लाइड कराऊंगा, तो जब इस ये ऊपर वाली नोटबुक नीचे वाली नोटबुक के ऊपर स्लाइड हो रही है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्लाइड। तो इस दौरान जो फ्रिक्शन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे देखिए, द अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी नो दैट दिस ऑब्जेक्ट हुज मास इज m विल स्लाइड एट दिस सरफेस। तो जब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लाइक दैट force of applied direction this one and friction force will be in this directions and the sliding frictions will generate between the two surfaces। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन भी इसी प्रकार से है। जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, रोल करती है मतलब घूमती है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस। तो द अपोजिंग फोर्स, फोर्स विच वन फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, एक्ट व्हेन वन बॉडी एक्चुअली रोलिंग over the surface of other body is called rolling friction। अच्छा, ये रोलिंग फ्रिक्शंस में फ्रिक्शन जनरेट कैसे हो जाता है, मतलब क्या कोज रहा होगा, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शंस बनता है। तो बेटा ऐसा समझिए, ये हमारे पास में एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये हमारे पास में एक चक्का है जो कि इसके ऊपर रोल करने वाला है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस चक्के के पास में एक मास होगा और मास होगा तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा होगा। तो ये जो चक्का है, तो ये जो पहिया इस सरफेस को जिसके ऊपर ये चल रहा है उस सरफेस को नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा। ये इस सरफेस को ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में कंप्रेस करने की शुरू करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये इसको ऐसा दबाने की कोशिश करेगा तो ये इस सरफेस की एक्चुअल मेरे पास में लेवल है। जब ये इस सरफेस को ऐसा दबा देगा तो इस सरफेस का जो एक्चुअल लेवल था, जो पहले मेरे पास ऐसा था और बाद में जो मेरे पास ऐसा सेम लेवल है, तो उस चक्के ने यहाँ से इस सरफेस को ऐसा दबा दिया, क्योंकि इस चक्के के पास मास था और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता था, जिसकी वजह से इसने इस लेवल को ऐसा दबा दिया, ठीक है। अभी इस चक्के को मूव करके आगे जाना है, मूव करके आगे जाना है। तो यदि मूव करके ये ऐसा आगे जाना चाहता है तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि ऐसे कैसे सरफेस पर मूव हो रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस होता है, लेकिन इस सिचुएशन में इस चक्के को आगे बढ़ने के लिए इतना ऊंचा एक माउंट दिख रहा है, मतलब पहाड़ जैसा दिख रहा है, और अभी इसको इतनी हाइट चढ़ना है। तो इतनी हाइट चढ़ने के लिए इट नीड्स ए फोर्स, इट नीड्स ए एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। लेकिन यदि ये ऐसा चढ़ना चाहता है तो इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, और ये एक्स्ट्रा फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स उसकी एनर्जी में से कम हो जाता है। तो अभी मान लीजिए चक्का 60 की स्पीड पे दौड़ रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगता जाएगा, डिमांड होती जाएगी। कुछ टाइम बाद में इसका एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो जाएगा, जो इसको इसकी एनर्जी के अंदर से मिल रहा था वो कम होता जाएगा और इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो जब एक पहिया जो है वो रोल करता है तो उस केस में ये उसको ऐसा डिप्रेस कर देता है, और डिप्रेस करने के कारण इसको अभी आगे बढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा हाइट पे, देखिए ये इसकी एक्चुअल हाइट है, इतनी ज़्यादा हाइट पे उसको चढ़ना पड़ता है। सो चढ़ने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोगों ने उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको बोल दिया कि ये एनर्जी उसकी वेस्टेज हो रही है, किस फॉर्म में, इस हाइट को गेन करने के फॉर्म में, और उसी को हम लोगों ने नाम दिया फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शंस। ओके, कल जो हम लोग इसके लॉ पढ़ेंगे, लॉ फ्रिक्शंस क्या क्या लॉ होते हैं। कुछ लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस होता है। खैर उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे।
तो तब तक आप इनको समझिए, और इसके बाद में कंप्लीट करने बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग इन चैप्टर्स के। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा।